पिछले सेशन में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का हमने रेशो निकालना सीखा, न्यू रेशो। कुछ बच्चों को समझा भी होगा, कुछ को नहीं भी होगा। नहीं समझने वाले बच्चों को टेंशन लेना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आगे जब न्यू रेशो आएगा, जब उसका काम पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर भी फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब आज वक्त आ गया है हमारा पहला एग्जाम्पल शुरू करने का। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पहला एग्जाम्पल जो है कस्टमाइज बना के देंगे, आपको प्रैक्टिकली करवा के देंगे, और फिर अगर हमको क्वेश्चन बनाने आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। एक कहानी बनाई थी अपन ने वरुण एंड क्रिश की, और जिसमें न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था मोहित। वही कहानी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं आपके साथ। और जैसे कि हमने कहा था कि मेरा जिम्मा है न्यू पार्टनर को एडमिट करने के देने की, उसको डीड में चेंज करके देने की, और उसका हिसाब किताब भी किस तरीके से सबमिट कर नया हिसाब किताब करना है, यानी अकाउंटिंग करना है, ताकि आगे उनको फ्यूचर में तकलीफ नहीं जाए। उस तरीके की अकाउंटिंग सबमिट के देना है, यानी अकाउंटिंग ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करना है। अब यहां पे दो मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। तो जैसे कि पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि योगेश मुझे वो साल के लास्ट डेट की, न्यू पार्टनर एडमिट होने के लास्ट डेट की बैलेंस शीट बना के देगा। तो योगेश ने बना के दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा गिवन क्या क्या रहेगा, तो देखिए आप नोटिस करो, एक क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन आपका बना बनाया दिख रहा है आपको। इससे आगे कंटिन्यू हम उनसे इंफॉर्मेशन पूछ के ही बनाएंगे। अब आप देखिए, आपको एग्जाम्पल में दो चीजें गिवन रहेंगी, एक रहेगा बैलेंस शीट और दूसरा रहेगा एडजस्टमेंट्स। अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी रहेंगी, और एडजस्टमेंट में जो सरकमटेंसेस करना है हमको, यानी हमको अकाउंटिंग करनी है एडमिशन की, वो सरकमटेंसेस आपको गिवन रहेंगे। अब बनाना क्या क्या है मैंने आपको कल ही इसके ऊपर डिस्कस किया था, कौन से लेजर अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सब डिस्कशन हमारा हो चुका है पीछे। अब वक्त आ गया है हम उसका क्वेश्चन बनाने की। पहले हम क्वेश्चन आएंगे और फिर इसका पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे योगेश को, जैसे मैंने कहा था कि वीके कैफे का 2016 का मुझे बैलेंस शीट हाथ में चाहिए। जब तक मेरे पास बैलेंस शीट हाथ में नहीं आएगी मैं अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। वीके कैफे का 2016 का 31/12/2016 का, यानी ओल्ड बैलेंस शीट बोलो या बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट बोलो। मैंने आपको बताया था कि बीच रास्ते हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। अक्टूबर को रीच आ गया था, अप्रोच आया था मोहित का, लेकिन हमने उसको बोला कि 1 जनवरी तक होल्ड कर। तो 31 दिसंबर 2016 को ये अकाउंटिंग योगेश ने मेरे को अपना काम करके दिया, जैसे कि तय किया हुआ था। योगेश मुझे फाइनल अकाउंट ये साल का ड्राफ्ट करेगा, और फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बाजू में कर दिए। मैंने बैलेंस शीट आपके सामने रखी है, क्योंकि बैलेंस शीट काम की होती है एडमिशन करने के लिए। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि वीके कैफे वरुण एंड क्रिश का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ओल्ड रेशो जो दिया हुआ है इक्वली 1:1, ये आपको ऊपर दिया रहेगा। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिए, बैलेंस शीट दी रहेंगी। वो बैलेंस शीट में हम देखते हैं क्या क्या गिवन है अपने पास। तो देखिए, वीके के पास कैपिटल था वरुण का 10 लाख का, और क्रिश का कैपिटल है 10 लाख रुपए का। आगे दिया है जनरल रिजर्व, उन्होंने रखा हुआ है बिजनेस के अंदर। जनरल रिजर्व में रिटेन प्रॉफिट, यानी क्या हुआ है, फ्यूचर में अगर कोई लॉस होगा तो सर्वाइवल इस प्रॉफिट से होता है, रिटेन प्रॉफिट। वो भी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। यानी यहां तक की बात करूं मैं तो 3 टाइप की है इंटरनल लायबिलिटी है, यानी ओनर्स लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। अब जैसे कि मैं वरुण योगेश को बोला, योगेश ये साल का प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का है वो बताओ। प्लस सर वो आपने कहा थोड़ी दिन अलग से रखो, वो तो इसके अंदर मैंने ऐड करके दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, जिस वक्त हम एडमिशन करवाते हैं न्यू पार्टनर का, तो उस दिन का लास्ट डे का हमारा बैलेंस शीट में जो होता है वो नेट प्रॉफिट हम ऐड नहीं करवाते उसको कैपिटल में। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि वैसे भी नया सभी का नया कैपिटल निकलेगा। अरे जो ओल्ड पार्टनर है उनका नया हिसाब किताब करके जो अमाउंट आएंगे वो नया ही आंकड़ा आएगा। तो जब उनका कैपिटल को बना ही रहे तो नेट प्रॉफिट अपन डाल देते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस तुमको नहीं दिख रहा है कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखेगा ऐसा। अगर लायबिलिटी में दिखा तो वो नेट प्रॉफिट होता है, और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको दिखा एसेट साइड में तो वो लॉस होता है। क्या होता है वो? करंट का लॉस। समझा? अब रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अंतर है, समझ में आया? ये रिटेन प्रॉफिट है अभी तक का, और ये करंट का प्रॉफिट है। लेकिन अभी ये साल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने ओल्ड अकाउंटेंट ने, यानी योगेश ने, मैं न्यू अकाउंटेंट हूं ना,
योगेश ने उनका जो करंट डे का प्रॉफिट है वो इसी में ही ऐड करके डाला हुआ है। फिर यानी यहां तक कि अगर देखा जाए तो ये उनकी ओनर्स लायबिलिटी है, यानी इंटरनल लायबिलिटी। अब आगे बढ़ू, सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है मेरे को, सप्लायर से माल वाल लिया होगा उधारी में, अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है। बिल्स पेबल, किसी सप्लायर ने बिल बनाया होगा, भरोसा नहीं होगा इनके ऊपर, तो वो बिल्स पेबल भी दिख रहा है। फिर ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हो गई हमारी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि इनके लिए कोई एसेट गिरवी रखना नहीं पड़ता है। अब सर ये क्राइटेरिया तो आप बड़े शिद्दत से बना रहे हो, काम है क्या? कोई काम में नहीं है, जस्ट तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड पहचान, बस तुमको इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी पहचान में आने को ना बस। अब एक्सटर्नल में अनसिक्योर्ड रहे या सिक्योर्ड रहे, इससे हमें कोई मतलब बनता नहीं है। अब पगार भी खा के बैठे हो, आखिरी महीने की सैलरी नहीं दी हुई इन्होंने वर्कर्स की 55,000 रुपए, और जनरली होता ही है, मुझे क्यों? अरे आखिरी महीने की सैलरी तो अगले महीने देंगे ना हम जनवरी में, तो हमेशा ना सैलरी आउटस्टैंडिंग जनरल दिखता ही दिखता है, क्योंकि वर्कर को होल्ड करना है ना, तो आखिरी महीने की सैलरी होल्ड करके रखा करो, है ना। हर महीने आखिरी दिन पे सैलरी मत दिया करो। कब दिया करो? अगले महीने के 7 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, ताकि अगर वर्कर को बेईमानी करनी होगी, हमारा दुकान लीव करना होगा तो बता के करेगा, नहीं तो हम 6 दिन की पगार उसको अटका देंगे। भाई तू धोखा क्यों दिया हमको? क्योंकि दूसरा सब्सटीट्यूशन मिलना चाहिए। तो इसलिए आप देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको जनरली दिखेंगी हर बैलेंस शीट में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और थ्योरेटिकल लाइफ में भी। लोन लिया हुआ है बैंक से, अब ये लोन कौन सा लोन होगा? सिक्योर्ड। कौन सा है? और आउटस्टैंडिंग बिजली बिल, वो आखिरी महीने का बिजली बिल अपन जनवरी में भरेंगे ना, तो वो आखिरी महीने का बिजली बिल भी इनका बाकी है 35,000 रुपए। तो अब देखो, अब सन्ड्री क्रेडिटर से लेकर अगर मैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो ये आ गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलो योगेश वेल डन, अच्छा उसने अपने को बना के दिया हुआ है। अब एक बार एसेट्स पे भी नजर घुमा लेते हैं। अब एसेट में बिल्डिंग दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है, ये तो कैफे में होता ही होता है, फर्नीचर ने वो टेबल कुर्सियां वगैरह। हाँ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब मतलब ये क्या होता है योगेश? बोला सर वो ओवन, कुकर, वो होता नहीं क्या, फ्रिज, ये सबको उन्होंने एक ही नाम दिया है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अब ये तो लगता ही है कैफे में, ठीक है। डेटर्स है, यानी कस्टमर उधारी भी रख के आते, लाओ सर, तो कस्टमर से उधारी लेना बाकी है ना, डेटर्स वो। तो फिर बिल रिसीवेबल बनाया हुआ है, यानी कोई कस्टमर पे भरोसा नहीं होगा, चोट्टे होंगे, पैसे खाने वाले होंगे, तो उनके लिए इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हुए हैं कस्टमर के लिए, तो वो बन जाते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। मार्केट से उधारी कितनी लेनी है? 60 इधर लेनी है, 50 इधर लेना, 1,10,000 मार्केट से लिक्विड एसिड लेनी है, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम? कुकिंग अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में सब आ गया, कुकिंग अप्लायंस में सब किचन के जो होते हैं ना, ओवन वगैरह वो होते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में क्या होगा? फैन, एसी, सब कैफे में होता है ना, वो आ गए। कुकिंग अप्लायंस में क्या होता है? कुकर, और क्या था? ग्रोसरीज आइटम्स, स्टॉक, हाँ, चमचा, ओके। मेरे बच्चे बहुत होशियार है, समझ गए होंगे। ऐसे हम योगेश से निकाल रहे हैं क्या क्या है। अब इनके पास वीके कैफे के पास खुद की डिलीवरी बाइक भी रखी है उन्होंने, यानी होम डिलीवरी भी देते हैं ये लोग, और साथ में सब्जियों का स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। सब्जियां ना, गुड्स का जो भी है, यानी जो भी राशन वगैरह पड़ा होगा, ग्रोसरी आइटम वगैरह जो पड़े होंगे ना, यानी दाल वगैरह जो पड़े होंगे, पल्सेस वगैरह, गेहूं, ये सब का स्टॉक इनका बचा हुआ है आज आखिरी दिन पे, यानी एडमिशन के पहले की बात कर रहा हूँ, न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले की। न्यू पार्टनर एडमिट कब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 जैन को। टाची मोबाइल, और साथ में लिक्विड एसिड पड़ी है 1 लाख रुपए की। इस तरह की 25 लाख रुपए से इनकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। हर्ष खैरो आप, ओके। तो 25 लाख रुपए की इनकी क्या हो गई? बैलेंस शीट टैली है। लायबिलिटी भी है, अब लायबिलिटी में कुछ इंटरनल लायबिलिटी है और कुछ लायबिलिटी एक्सटर्नल है, और एसेट्स में कुछ करंट है, फिक्स है, ये क्राइटेरिया हमको कुछ करना नहीं है। अब मैंने बोला योगेश ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यहाँ पे काम खत्म होता है, अब तीनों को बुलाओ मेरे ऑफिस में।
और मैंने फोन करके तीनों को बुलाया, किसको? वरुण को, क्रिश को और मोहित को। अब उनसे डेटा कलेक्ट करके हम बनाएंगे एडजस्टमेंट्स। क्या बनाएंगे? और फिर बनाएंगे एग्जाम्पल सॉल्व। लेकिन पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा ऑलरेडी आपको मैंने दिया, बताया हुआ है, वही डेटा हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मोहित, वरुण और क्रिश तीनों को बुलाया हमने और इससे हम बनेंगे एडजस्टमेंट्स। यानी यहाँ तक के ये काम मैंने नहीं किया प्रैक्टिकल लाइफ में, किसने किया? उनके ओल्ड अकाउंटेंट ने। अब जो मैं करूंगा, एडमिशन के पहले वो डेटा मुझे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा उनसे और फिर उस हिसाब से इनका अकाउंटिंग करके दूंगा। काय के लिए? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। क्या प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? मैं आपको थ्योरेटिकल बेस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पढ़ा रहा हूं। तो तीनों को बिठाया ऑफिस में अपने चेयर पे और बोला अब जो पूछते जा रहा हूं वो डेटा बता जाओ, तो मैं ताकि कलेक्ट करके अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करूंगा आपकी। 2 घंटे के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ओके, यानी 2 घंटे लगेंगे नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा हमारा। शाम को लेंगे वो, आज सब क्वेश्चन देखते, अगर क्वेश्चन जल्दी बन गया तो आज लेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले एडजस्टमेंट्स जो बनाएंगे हम लोग, लिख लीजिए वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली मैं किससे कलेक्ट करूंगा बताओ? क्रिश और वरुण और मोहित से। एडिशनल इंफॉर्मेशन को यस इसी के लिए छुड़ाया था मैंने आपको, नहीं जो कल मैंने आपको हाँ, तो इसको हम एडजस्टमेंट बोले या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोले, बात एक ही होती है। अब मैंने बोला मोहित, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कौन सा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं अपन, मोहित को ना, तो वरुण एंड क्रिश कर दूं, फिर हाउ डन सर करो। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे मोहित के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। तो लिखिए दे एग्री, दे यानी कौन? ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। दे एग्रीड टू एडमिट मोहित एज न्यू पार्टनर। हम क्या कर रहे हैं यहां पे? क्वेश्चन बना रहे हैं अभी तक के। अभी तक आंसर सॉल्व हुआ है क्या? नहीं। ये पेपर में आपको गिवन रहेगा डेटा पूरा। न्यू पार्टनर ऑन कब बुला रहे हैं इसको हम? 1 जनवरी, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट बनेगी ना हमारी, वो जिस दिन एडमिट हुआ पार्टनर उस दिन की बनेगी। ओके, तो 1 जनवरी। एक काम करो, मैं यहां पे लाइनें छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां पे लाइनें छोटी करके दी अकाउंटेंट मेरे इंटर्न ने। 1 जनवरी 2017 ऑन द फॉलोइंग, तुम लोग लाइनें मत छोड़ो, फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशन क्या है यहां पे? पहले एडजस्टमेंट में हम बनाएंगे कितने रुपए वो कैपिटल ला रहा है और उसके बदले में नया रेशियो को कितना मिल रहा है। फॉलोइंग कंडीशन दैट ही यानी कौन? मोहित की बात हो रही है यहां पे। ही शुड ब्रिंग, कितना लाया कैपिटल उसने? हाँ, ₹15 लाख, 15 लाख रुपीस एज कैपिटल, फॉर 1/4, चौथा से बनाओ उसको शेयर में। देखो कितने नालायक लोग हैं, पूछो क्यों? ऐसे मनी मन बोल रहा, सामने नहीं बोला, वो मेरे क्लाइंट है। हाँ, मैं तुमको बता रहा हूँ मनी मन की बात मेरी, कि देखो नालायकों ने 10-10 लाख रुपए भरे हुए और हिस्सा भी ले रहे ज्यादा, हाँ, और इससे 15 लाख रुपए खींच रहे, गुडविल का अलग खींच रहे और इसको दे रहे भी कम। ये अलग बात है। सुनो, हम पहले ही ऐसे नहीं सोचते नालायक की अच्छे, पूछो क्यों? अब ये एसेट्स का रिवैल्यूएशन उनका कैपिटल, न्यू कैपिटल अफेक्ट करेगा। हो सकता है बढ़ गया हो सकता कम हुआ हो, तो जो न्यू कैपिटल बन के आएगा ओल्ड पार्टनर्स का वो भी चेंज होगा। क्या होगा?
अब देखो ना 2 लाख रुपए की जो रिजर्व फंड पड़ा है इनका, ये भी उनके हिस्से में जाएगा 1-1 लाख रुपए, तो 11-11 लाख रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में अभी, और रिवोल्यूशन करने के बाद कितना आएगा पता नहीं। यानी अभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया नालायक है, लेकिन आगे बनने के बाद पूरा सच में संत लोग हो तो, महापुरुष हो तो। फॉर 1/4 shares in the future profit or loss, in the future profit or loss। तो पहले एग्जिस्टिंग मनी काय के लिए, ये दिखाने के लिए कि न्यू पार्टनर का नाम क्या है, मोहित है, कितने लाख रुपए लाया उसने और उसको हिस्सा कितना मिला नया। न्यू रेशो का अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता देता न्यू रेशो काम में कहाँ आता है। ओनली जब न्यू पार्टनर डिमांड करता है कि मेरा जितना हिस्सा है, जितना मेरा कैपिटल है, उसको बेस बनाकर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका क्लोजिंग कैपिटल उतना होना चाहिए, यानी जो न्यू पार्टनर एडमिट करते वक्त। ठीक है क्लियर, उनके हिस्से के हिसाब से। दूसरा एग्जिस्ट में लिखो। अब मैंने उनसे पूछा कि मोहित कुछ और ला रहा है क्या, तो बोला, वरुण ने बोला सर और कुछ लाना चाहिए क्या उसने, बोला हाउ, तुमने अपनी बनाई जो गुडविल तुम उसको दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो उसको, क्योंकि चालू दुकान में आप उसको एंट्री दे रहे हो, चालू दुकान के मजे रहते हैं, क्यों घसाना नहीं पड़ेगा फिर से जीरो से, प्रॉफिट में एंजॉय मिलेगा। तो आप चाहो तो ओल्ड पार्टनर्स, आप तो न्यू पार्टनर से गुडविल का पैसा भी ले सकते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितना लेना चाहिए, मैंने 5 लाख ले लो। कितना ने अपन ने पिक्चर वो दिखाई हुई है ना, तो वही कंटिन्यू ले लो। एग्जिस्ट नंबर 2 बनेगा, लिखो। देखो कल जो आपको गिवन डेटा दिया था मैंने, उसमें कौन सी चीज कहाँ रहेगी मैंने आपको सब लिख के दिया है वहां पे। तो लिखिए ही यानी कौन, मोहित, ही शुड ब्रिंग। तो मोहित मान गया, बोला ठीक है सर डन, दे दूंगा, कोई कुछ बात नहीं। 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज एज गुडविल। गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर वो 5 लाख रुपए ला रहा है, लेकिन ये 5 लाख रुपए किसके हिस्से में जाएंगी, ओनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के, रिफ्लेक्ट होगा, ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। अब थर्ड मैंने पूछा इंफॉर्मेशन, देखो अब आ गया, तुमने जो दी थी मेरे को, क्या दी थी तुमने मुझे, आ गया कि सर हम आप जो भी रिवैल्यूएशन करके आज का भाव लाओगे हम उसको तीनों एक्सेप्ट करेंगे, मोहित भी और ओल्ड पार्टनर्स भी, यानी वरुण और कृष्ण भी। तो मैंने अभी ये अनुभव किया, यानी मार्केट में मैंने ब्रोकर से बात की, जो उनकी दुकान थी, दुकान यानी बिल्डिंग, वो दुकान जो है वो 3 लाख रुपए से बढ़ चुकी है। मैंने उनसे बात किया, तो क्या तीनों को मंजूर है, क्योंकि मुझे अभी डेटा लिखना पड़ेगा तब जाके मैं उसकी अकाउंटिंग कर पाऊंगा। बोला सर मंजूर है। ठीक है लिखो फिर। अब मैंने उसको सुनाकर इंफॉर्मेशन भरी अपनी तीसरी, ही शुड ब्रिंग, बी आ रही है, अच्छे से लिखू क्या, BRING, ओके। हाँ, अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो है, देखो मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन बनाना आ गया, आंसर कॉम्प्लीमेंट्री में आता, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाना जानता है वो आंसर कैसे नहीं जान सकता। ओके क्लियर, ध्यान दो। अब यहां पे मैंने उनको बोला कि 3 लाख से बढ़ गई है। अब 3 लाख से बढ़ गई है, इसके लिए डेटा मेरे को 2 तरीके से भरना पड़ेगा। यहां तो सुनो, कितने से बढ़ी है सिर्फ वो लिखो, या कितनी नई वैल्यू आई है वो लिखो एसेट की। ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बात एक ही होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 तरीके से बनाना सिखाता हूं। देखो पहला एग्जांपल में मैं तीर मारता हूं, 2 तीर, एक तीर के 2 निशान। हाँ, मैं लिखूंगा यहां पे, सुनो, बिल्डिंग 3 लाख से बढ़ी है, तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है, और डेप्रिशिएट का मतलब घटना होगा, ओके। इज टू बी appreciated
जिसको मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है या आपत्ति है कि इसको मेरी हैंडराइटिंग से तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, आप चाहो तो वो रेफरेंस भी ले सकते हो। यहां मेरे क्लियर इंटर्न की गलती हो गई कि उसको कॉलम थोड़े बड़े छोड़ने चाहिए थे। अप्रिशिएटेड बाय ₹3 लाख, ये हो गया पहला रिव्यू। अब इसी को ही मैं दूसरे स्टेटमेंट डालता हूं, यानी सेम है लेकिन दो अलग अलग स्टेटमेंट आपको दे देंगे। आपको पहचानना सीखना है अगर अकाउंटिंग करनी है तो। देखो अकाउंटिंग करनी है तो पहले क्वेश्चन तो समझना चाहिए ना, इसलिए क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं आपको। अब यहां तो मैं इसको और करके लिख सकता हूं, यहां पेज बिल्डिंग इज revalued at ₹18 लाख। अब आप देखो उनकी ओल्ड बैलेंस शीट यानी बिफोर एडमिशन की बैलेंस शीट में जो योगेश ने मेरे को बना के दी है, ओल्ड अकाउंटेंट ने इनके, उसमें कितनी दिख रही है, अभी कितनी दिखा रही है? देखो दोनों का मतलब सेम है, एक में आपको ऐसा खिलाया, एक में वो घुमा फिरा खिलाया। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब है 3 लाख रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हुई है मार्केट की आज की भाव। एक में आपको दिया हुआ है कितने से बढ़ी और एक में आपको दिया हुआ है कितना नया भाव है। नए भाव के लिए वर्ड यूज किया है रीवैल्यूड, और कितने से बढ़ी उसके लिए वर्ड यूज किया है अप्रिशिएटेड। समझा क्या? अगर जितने से बढ़ी तो डायरेक्ट दिया उसने, और नया भाव दिया है तो बढ़ी की कम हुई वो देख लेना आप लोग, पुराना बैलेंस शीट सामने आपके पास रहेगा अवेलेबल। ठीक है, दोनों का सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ तरीका अलग होता है। तीनों मान गए। फिर मैंने उनसे दूसरा प्रस्ताव रखा, यानी चौथा नंबर का प्रस्ताव रखा। मैं देखो भाई तुमने जो एशिया फैना फैंस हाँ खरीदे हैं, फैन वगैरह यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, महंगाई का जमाना चल रहा है भाऊ। आपने 3 साल पहले खरीदा था, क्योंकि दुकान 2014 में शुरू हुई, याद करो 14, 15, 16 बराबर कि नहीं? अरे 14 में शुरू है ना अपना पिक्चर में, कि 15 में हुआ था डन, कि इसके पास स्टोरी लिखी हुई है वो पूरी। ठीक है, 14 को 15 को जो भी शुरू होगा। चलो इधर आओ, न्यू पार्टनर एडमिट कब हुए थे? 14 में ना। हाँ, तो उस टाइम का भाव और आज के भाव में फर्क है। आज महंगाई बढ़ गई है, तो मैंने आपके सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मार्केट में डिस्कस किया, मार्केट में हमने वैल्यूएशन निकाली उसकी, तो मेरे को ऐसे मालूम पड़ा 10,000 रुपए से आपका बढ़ के आया हुआ है भाव। यानी आज की तारीख में अगर लेने जाएंगे कोई भी, तो वही चीजें जो आपके पास चीजें हैं अवेलेबल, एसी वगैरह फैंस वगैरह जो है, वो सब 10,000 रुपए से बढ़ी हुई अमाउंट है। तो इसके लिए एक नई एडजस्टमेंट बनाएंगे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, क्या यहाँ पे हर एसेट और लायबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट नहीं किया? नहीं, जिसका चेंज हुआ है वैल्यूड उसके करेंगे, और जिसका अनचेंज है वो सिर्फ ऊपर से बैलेंस शीट से ही न्यू बैलेंस शीट में उतार के जाएंगे। थोड़ी बहुत लग रही है हिंट? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करना पड़ता है। अगले एग्जाम्पल से यही क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, मैं आपको बनाऊंगा नहीं। लिखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब इसकी स्टेटमेंट क्या आएंगी बताओ? 2 स्टेटमेंट रहेंगी। यहां तो पहला रहूंगा मैं मिनटों जिंदगी, दूसरे में आम जिंदगी। यानी क्या, पहले आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इतने इतने से बड़ी, सीधी बात, नो बकवास। यहां तो अगर मुझे बकवास करनी है, सीधी बात नहीं करनी है, तो मैं आपको न्यू रीवैल्यूएशन अमाउंट दूंगा उसकी, कितनी है एसेट की। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस is to be appreciated by 10,000। यानी मैंने मार्केट से एवोल्यूशन किया इसका भाव आज का। आज अगर खरीदने जाएंगे ये लोग तो 10,000 रुपए से यही सारी एसेट्स बढ़ के मिलेगी उनको।
अब इसी को दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएंगे बताओ। अब देखो ऊपर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का वैल्यू कितना है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे अगर 10,000 से बढ़ाना है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रीवैल्यूड एट रुपीज 2,10,000। तो लिखिए पेपर में क्या दिया रहेगा मुझे पता, इसलिए आप स्टेटमेंट समझिए उस चीज को। एग्जाम्पल घुमा फिरा के आता है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा आंसर कैसे आएगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब इन दोनों स्टेटमेंट में से पेपर में आपको एक ही स्टेटमेंट दी रहेंगी। क्या दी रहेंगी? कोई भी एक। अब वो कौन सी देंगे पेपर वाला पता नहीं, इसलिए हम सब आइडिया सबकी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस is revalued at रुपीस कितना करूं 2,10,000। अब दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, अब मैंने बोला देखिए आपका ओल्ड अकाउंटेंट जो था वो लोकल था, ओके, उसको एक्सपीरियंस था कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट होने के नाते मैं आपके डेटर को नहीं छोड़ूंगा। यानी क्या बोलना क्या चाहते हो, ऐसे वरुण ने मुझसे पूछा। मैं देखिए मैं बोलना ये चाहता हूं कि जब जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है आपने आपके बोलने पर, उसमें मुझे से मालूम पड़ा कि आपका एक कस्टमर है, आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता था, प्रेम, हाँ, आप उसकी उधारी रखते थे, लेकिन प्रेम का फोन लग नहीं रहा है, अता पता है नहीं, प्रेम कहाँ है, उसके घर पे गया तो बंद था उसका, पड़ोसी से इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा काफी दिनों से नहीं है। बेटा आप लोग स्टोरी में मिक्सअप मत कीजिए प्लीज, थोड़ा ऐड ऑन करने के जब बोलूंगा तो करना, अभी फिलहाल आप सुनो। हाँ, तो मैंने बोला मेरे को प्रेम का पैसा खरा लगता नहीं मिलेगा, और खरा नहीं लगता यानी क्या कि मुझे आप अभी फोन करो, उसको लग रहा क्या, और वरुण ने फोन किया, बोला हाउस तो लग नहीं रहा फोन, बोला कितने महीने पहले की उधारी है, बोला चल 4 महीने पहले की उधारी है, बोला 4 महीने से तुम्हारा काम नहीं बनता लेना। मैंने बोला अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो न्यूट्रल करूंगा, आप भी मेरे उतने अपने हो जितने मोहित अपना है, मैं मोहित का जबरदस्ती का लॉस नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं अब 10,000 रुपए से जो प्रेम का ड्यू था डेटर का वो बेड डेप कर रहा हूँ। और ये बात योगेश को क्यों नहीं समझी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटर की लिस्ट में प्रेम का नाम भी है, यानी कस्टमर जिससे उधारी लेना बाकी अपने को मार्केट से, और उस प्रेम अब दे रहा नहीं है पैसे मार्केट से, मेरे को पता है वो फाड़ी हो चुका है यहाँ से, योगेश को तुमने बताया नहीं, और इसकी वजह से योगेश ने जितनी डेटर्स की वैल्यू थी वो लिख दिया। लेकिन अब क्योंकि रिवैल्यूएशन हो ही रहा है तो अब मैं यहाँ पे बेड डेप करने जा रहा। क्लियर? तो यहाँ पे एक तीसरी जिसम बनेगी, 5वीं, सॉरी, डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 is to be written off as bad debt, वरुण यहां पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने लगा, बोला सर देखो थोड़ी बहुत तो अकाउंटिंग हमको भी आती है, आप डायरेक्ट बेड डेप कैसे बोल रहे हो, आप प्रोविजन करो आरडीडी की, डूब सकते। मैंने बोला मैं श्योर हूँ आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि हम इंक्वायरी करके आए, आपने जो मेरे को फीस दी है घुमाने की पूरा या ऐसे उसकी रिवल पे क्या आया मैं, उसमें मैं करके आया हूँ कि 10,000 रुपये आपको जाने वाले हैं पक्का 100%, मैं इसलिए प्रोविजन नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड लॉस नहीं एक्चुअल लॉस है। अब बोला सर आप लिखो तो सही आरडीडी, छोड़ो ना बेड डेप मत करो, आरडी करो आप। और बेचारा मोहित भोला था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा कम था, तो मेरे को मालूम है ये सब उनको फूल बना रहे, हाँ फूल, हाँ
तो उसने कृष्ण ने मेरे को बोला कि सर देखो, आप बेड डेप लिखोगी आरडी लिखोगी, दोनों डेटा कम कर रहे हैं, तो आप आरडी करो, अब बेड डेप मत करो। अब आरडी क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मैंने एक्सपेक्टेड लॉस, और बेड डेप बोले तो एक्चुअल लॉस। मैंने बोला देखिए आप आरडी करने को बोल रहे हो, आरडी करूंगा तो मेरे को अकाउंटिंग प्रोसेस अलग तरीके से घुमानी पड़ेगी, अब बेड डेप करूंगा तो अलग तरीके से घुमानी पड़ेगी। अब वो क्या घुमानी पड़ेगी? जब मैं आपके सामने अकाउंटिंग करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, और इसी बहाने तुम सब भी देख लेना कि क्या होता है आरडीडी और बेड डेप में फर्क। तो इसलिए एक्चुअल लॉस है तो मैं एक्चुअल लॉस ही क्लेम करूंगा, आपके बोलने पर मैं इसको आरडीडी क्लेम नहीं करूंगा, सॉरी। चुप हो गए, आगे बढ़ू। फिर मैंने बोला मैंने आपकी डिलीवरी वैन भी, डिलीवरी बाइक भी देखी, 90,000 रुपए की दिखा रहा है आपकी डिलीवरी बाइक, अभी तक के डेप्रीशिएट काट के। डेप्रीशिएट का क्या? ये जो एसेट दिख रहे हैं ना आपको बुक वैल्यू से, ये डेप्रीशिएट काट के है, यानी अभी तक के जो यूज किया होगा 2 साल में, 3 साल में जो दुकान चली है, कब से? 14 से 16, एक घाट काट के लिया हुआ है। तो मैं आपकी डिलीवरी बाइक मैंने आपकी बुलाई थी ब्रोकर के पास, आपके वर्कर को बोल के, तो उसने बोला कि आज का मैं इसका भाव आपको 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं 1,10,000 दूंगा बोला, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। यानी इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी बाइक भी 20,000 रुपए से बढ़ी हुई है। तो मैं आपका आज का भाव जो है वो जब अकाउंटिंग नया ही कर रहे हैं सब कुछ सब, तो 20,000 से बढ़ा दूंगा, समझा? क्योंकि आज मैंने डिलीवरी बाइक दिखाई, आपकी जो स्टेटस थी आपकी डिलीवरी बाइक की, यानी जो कंडीशन थी, उस हिसाब से मुझे वो 1,10,000 रुपए देने को रेडी है, और आपके अकाउंटेंट ने बुक वैल्यू से 90 दिखाया हुआ है। तो अब मैं इसको 20,000 से बढ़ाता हूं। अब इसकी फिर से स्टेटमेंट क्या बनेगी बताओ? तो 2 स्टेटमेंट बन सकती है इसकी, दोनों और करके दिखा दे रहा हूं, पेपर में आपको एक ही बन रही है। देखो मेरा ये एग्जाम्पल देख लिया जिसने, वो प्रैक्टिकली खुद होकर न्यू पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो न्यू पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो, आपको कोई अकाउंटेंट की नीड नहीं है। और इसको हम स्पेशल एरिया की अकाउंटिंग बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग बार बार यूज नहीं होती है, ये एक स्पेशल इवेंट में यूज होती है जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करें, और न्यू पार्टनर एडमिट रोज नहीं होता। हाँ, अब कभी कभी मैं इसको कंबाइन करूंगा, क्या करूंगा मैं? पहला एग्जांपल है इसलिए सबका डिस्कस करके अलग कर रहा हूं, आगे जब एग्जांपल आएगा तो सारे एसेट्स का कंबाइन भी कर सकते हैं हम। क्लियर? ये अप्रिशिएट डेप्रिशिएट जो है ना, वो एक साथ एक ही एग्जिस्ट में डाल सकते हैं, उसको कंबाइन बोलते हैं उसको। लेकिन पहला एग्जांपल है इसलिए सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए एक एक एसेट को अलग अलग से रीवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अब वो अप्रिशिएट हुए डेप्रिशिएट हुए, देख लेते हैं। डिलीवरी वैन, सॉरी डिलीवरी बाइक, पहले सबसे पहले मेन मुद्दा, अभी तक जो लिखवा रहा हूं समझ में आ रहा है? करना कैसे है वो दूर की बात है, यहां तक समझा के आपको। डिलीवरी बाइक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20,000 और करके लिख दो। और क्यों लिखवा रहा हूं समझा आपको? पेपर में आपको कौन सी स्टेटमेंट मिलेगी मुझे पता नहीं है। हाँ, अब इसी को हम लिखेंगे डिलीवरी बाइक अब मोहित मेरे को खुन्नस से दिख रहा, पूछो क्यों? उसने उसके मन में आ रहा होगा कहीं ये सर तो मिला हुआ तो नहीं है वरुण और क्रिश से। पूछो क्यों? अभी तक सारी एसेट अप्रिशिएट कर रहा, और इनडायरेक्टली एसेट का बढ़ना ओल्ड पार्टनर्स का फायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या होगा? और प्रॉफिट होगा तो उनका न्यू कैपिटल बढ़ के आएगा ना। समझा आपको? क्लियर? डिलीवरी बाइक, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर कर रहा हूं। बाइक इज रीवैल्यूड, बाइक की बाइक्स है, बाइक्स है ना, तो आ रहेगा यहाँ पे
ओके, बाइक से ना भाई 2-3 होंगी। अरे होंगी ना 30-40 हजार की डिलीवरी के लिए, तो क्या हायाबुसा घुमाएगा क्या? अरे शादी सिंपल होती है। आ चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट आ चाहिए। बाइक से बाइक्स, बहुवचन, एक वचन मतलब है ना, सिंगुलर प्लूरल मालूम है ना आपको? चलो, बाइक्स आर टू बी आएंगे ना, डिलीवरी बाइक्स आर revalued at ₹1,10,000। ऑफलाइन वाले बच्चों से एक अपील है, ये टॉपिक के साथ मेरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस टाइप किए हुए, इसलिए आप सिर्फ यहाँ अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स की करियर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। ओके क्लियर? हाँ, अब दोनों का मतलब एक ही होता है, 20,000 से बढ़ के। मोहित ने बोला सर और कुछ बनाना चाहते हो कि खुन्नस से बोला ना? नहीं, अब कम करने वाले बारी भी आएंगे। मैंने बोला आपका गोडाउन गया था, मैं अभी वेयर हाउस गया था, उसमें स्टॉक आपका पड़ा था, स्टॉक के अंदर जो भाव आपने स्टॉक के डॉक्यूमेंटेशन वाउचर दिए हुए हमको, आपका सप्लायर जो माल जो भाव से देता है, मैंने मार्केट में पता कराया कितना भाव दिख रहा है आपको यहाँ पे? 50,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। वरुण हिल गया, क्या बोलो सर? मैंने बोला देखिए, आपका जो स्टॉक है ना, उस स्टॉक के अंदर बहुत सारा माल जो है आपका पल्सेस वगैरह जो मतलब खराब होने वाली चीजें, वो आपका डेड स्टॉक हो चुका है, और अभी तक आपने उसको स्टॉक में पकड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 0 है। आप कस्टमर को वो खिलाओगे क्या? तो वो स्टॉक तो मैं पकड़ूंगा ही नहीं। और दूसरी बात, जो भाव आपने पकड़ा हुआ है वो भाव मैंने मार्केट से पता कराया, वही क्वालिटी का जो स्टॉक है आपका, यानी जो भी दालें वगैरह पड़ी होंगी आपके पास, किराना आइटम पड़ा होगा या मसाले आइटम पड़े होंगे, या कुछ अगर आप नॉनवेज बेचते होंगे तो मीट पड़ा होगा आपके पास, वो भाव आपने जो मेरे को दिया है वाउचर्स में लिख के, वो सही नहीं है, तो मैं वो भाव आपका नहीं लूंगा। आपका स्टॉक कम दिख रहा है मुझे। बोला कितने से? मैंने 50,000 से। अब एसेट बढ़ाइए तो कम भी करने को, यार पहला झटका डायरेक्ट दे दिया, 50,000 से स्टॉक कम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अब 50,000 से स्टॉक कम कर रहा हूं, तो उसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, ध्यान दो उधर। स्टेटमेंट नंबर 7, ये स्टेटमेंट से ही हम अपना एग्जाम्पल घुमाएंगे। ओके क्लियर? तो लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी, अब वरुण मेरे को खुन्नस में देखने लगा, डिक्रीज आइदर डेप्रिशिएटेड। आपको पेपर में तरह तरह के ऐसे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, मैं डे 1 से ही आपका क्लियर करता हूं पूरा। या रिड्यूस्ड, जो भी आपको दिया रहा है यहाँ स्टेटमेंट, सबका मतलब कम करना, कहता है कम। रिड्यूस बाय, जतिन खैर हो, 50,000। तो डेप्रिसिएशन हुआ है एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक आपका। और ये बात ओल्ड पार्टनर्स के लिए झटका है। झटका क्यों? इससे इनका ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव इफेक्ट होगा, लॉस होगा ना होता। और ये लॉस मोहित नहीं झेलने वाला है। कौन झेलेगा? सब। अभी तक मोहित आया ही नहीं है, इसके बाद जो आएगा डिक्रीज, वो उसमें मोहित भी झेलेगा आफ्टर एडमिशन। क्लियर? आगे अब मैंने बोला देखिए, अब एक न्यू
एडजस्टमेंट दिखा रहा हूं, क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड, क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड। अब क्या है सुन लीजिए, ध्यान दो। मैंने आपके वाउचर्स देखे, उसमें आपका टोटल जो सप्लायर थे जिससे आपने माल लिया है, सप्लायर बोले तो क्रेडिटर जिससे आप माल लेते हो उधारी में, सब समझ में आ रहा? 50,000 रुपए दिख रहे थे मेरे को, सब एसेट आप लायबिलिटी पकड़ रहे हैं थोड़ी। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि एक आपका बिल था, बिल की अमाउंट है 1,000 रुपए की, कितनी है? 1,000 रुपए की बिल की अमाउंट है, जिसकी मैं देख पा रहा हूं यहां पे आपका। वो सप्लायर के पास में विजिट किया और ये वाउचर आपका कम से कम 8 महीने पुराना है। कितना महीने? 8 महीने पुराना है आपका ये वाउचर है। 8 महीने से आपको ये आपका सप्लाई आया नहीं है, जबकि 2 महीने बोलकर आपको उधारी दी थी उसने। मैं गया उसकी दुकान पे, दुकान बंद थी, पड़ोसी से बात किया, बोला ये ट्रांसफर हो गया है, यानी ये शेयर छोड़ के चले गए हैं, सप्लायर है ही नहीं यहाँ पे, अब है ही नहीं, तो उसको कहाँ पे करोगे भैया? करने की जरूरत है किसको पे? तो वो क्रेडिटर को पे करने की जरूरत अब नहीं है, ये रीजन की वजह से क्योंकि वो है ही नहीं अवेलेबल। तो उसी को हम लिखेंगे क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड। अब क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड समझा कि कोई रीजन से अगर क्रेडिटर को पे नहीं करना है हमें, तो उसको इंग्लिश में हम ऐसे स्टेटमेंट देंगे, क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड। अब मैं आपको पिक्चर के साथ समझा रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल रटा नहीं रहा हूं। एडजस्टमेंट कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसके सामने सरकमस्टेंसेस कैसे आता है रिवैल्यूअर के पास, जो आपका अकाउंटिंग करके दे रहा है, वो भी मैं आपको समझा के दे रहा हूं प्रैक्टिकल बेस। तो एक नया स्टेटमेंट पास करेंगे यहां पे हम, एडजस्टमेंट नंबर 8, वो है क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड ₹1,000। यानी क्या कि वाला क्रेडिटर अब आपको पे करना ही नहीं है, तो पे करना ही नहीं तो भैया इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रख रहे क्यों है? जब रिवैल्यूएशन हो ही रहा है सबका, तो आपको इसको नए बैलेंस शीट से हटा देंगे। ओके क्लियर? और नए बैलेंस शीट हटाने के लिए इसको एडमिशन में हिसाब किताब में लेना पड़ेगा। हर वो चीज जिसको एडमिशन में हिसाब किताब में लेंगे वही न्यू बैलेंस शीट में शो होगी। क्रेडिटर इज नो लॉन्गर टू बी पेड। ₹1,000। बोला सर और कुछ हमको देना है क्या, और कुछ झटके? लाओ, झटके तो बहुत है, मैंने रिवॉल्यूशन करके आपको तभी तो बुलाया हूं यहाँ पे। अब मुझे जब मैंने सारी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवॉल्यूशन किया है, तो योगेश ने एक लायबिलिटी लिखना ही भूल गया है। सर कौन सी? वो है बैंक लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आपने बैंक का लोन लिया हुआ है, और जब मैं बैंक वालों के पास गया आपका लोन का इंक्वायरी करने की सच में लोन है कि नहीं, कि कहीं फिक्टिशियस लायबिलिटी तो नहीं है, तो बैंक वालों ने बोला सर लोन छोड़ो, लोन तो पैसे दिए नहीं, नालायकों ने ब्याज भी नहीं दिया है, और आपका ब्याज चढ़ चुका है 30,000 रुपये, आपको पता भी है। अब ये अकाउंटेंट का काम नहीं था क्या, स्टेटमेंट पहले बैंक स्टेटमेंट देख लेना और फिर जाके बैलेंस शीट टैली करना। अब ओल्ड अकाउंटेंट से वो निगलेशन में गया हुआ है, क्या हुआ है? ओमिट हो गया है, ओमिट। मैं तो ना ओमिट करूंगा, अब एरर फाइंड हुआ है, तो जब हो ही रहा है सब कुछ नया हिसाब किताब, तो क्यों ना ये भी हो जाए, सही कि नहीं? तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाकी आपका बैंक लोन के ऊपर 30,000 रुपए एक नई लायबिलिटी आपके ऊपर चढ़ा रहा हूं, और ये नई लायबिलिटी ओल्ड न्यू पार्टनर के बीच ऊपर नहीं चढ़ेगी, ये किसके ऊपर चढ़ेगी? ये इसका जो भरपाई है वो ओल्ड पार्टनर करेंगे। समझा? स्टेटमेंट नंबर 9 यानी एडजस्टमेंट नंबर 9 मैं पास कर रहा हूं, लिखिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट on bank loan. Bank loan is not recorded in the books of accounts
अकाउंट्स ₹3000। अब से आप परसेंट क्यों दे रहे हो? अरे भाई जब मैं गया ही था बैंक वालों से अमाउंट पूछ के आया हूं ना, परसेंट से हमको अमाउंट निकालू फिर कंफ्यूजन करूँ क्या? पेपर में आपको परसेंट दिया रहेगा और डेट भी दी नहीं थी बैंक लोन की, तो देख लेना परसेंट रहा तो पर एनम होता है, क्या होता है वो? लेकिन पर एनम अगर लोन यूज किया होगा तो ही ब्याज देना आउटस्टैंडिंग, नहीं तो जितना यूज किया उतना। ठीक है, जिस दिन डेट रहेंगी दी वो डेट से क्लोजिंग डेट तक देखना। कोई डिफिकल्टी यहां तक के? और कुछ बाकी है सर ऐसा बोला, मतलब और भी 2-3 चीजें बाकी हो सकती है, लेकिन उसका जिक्र अगले सेशन में हम अगली मुलाकात में करेंगे। मेरे को एक बार फिर से पुख्ता सारी चीजों करने दो और फिर हम अगले सेशन में हिसाब भी करेंगे और यही एग्जाम्पल को अकाउंटिंग में डालेंगे, एडमिशन करके दे देंगे आपको। तो अगला सेशन हमारा पक्के में इसका अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन अच्छे से माइंड को रिलैक्स करके आना हिसाब किताब करने के लिए, सीखना है तो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एडजस्टमेंट बाय 10 देखते कुछ बन सकती है तो बना दूंगा, अभी तक इतना डेटा सफिशिएंट है और इसका भी हिसाब किताब करेंगे अकाउंटिंग के अंदर।